किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखवाड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब। भाई बहना, चौपाल में आपको स्वागत है। अपनो देश कृषि प्रधान देश है और ई खातर ही अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश को जो अर्थचक्र है, वो खेती बाड़ी के आसपास ही घूमे। लेकिन यह भी बात सही है कि मानसून की अनिश्चितता, मानसून की अनियमितता के कारण न केवल आपने किसान भाई ने बहुत बार नुकसान उठाना पड़े है, बल्कि आपने एक कारण ही अपने देश की जो जीडीपी है वह भी प्रभावित हुआ है, ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़े है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का दुख दर्द समझो, साथ ही आज जो समस्या है इन्हें भी समझो और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुभारंभ करो। अब आ योजना खई है, कतरा कुण लोग इस लाभान्वित हुआ है। अब आरी की खई स्थिति है, राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में यह योजना कतरी कारगर है और जो किसान भाई हाल तक भी योजना को फायदो न उठा पाए है वे ई योजना से कहीं जुड़ सके हैं। तमाम जानकारी लेकर आज अपने कार्यक्रम में श्री राजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। राम राम साहब राजेंद्र जी। राम साहब, सभी किसान साथियों को भी राम राम साहब। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको परिचय में करा दूं, आप संयुक्त निदेशक हैं उद्यान का, पंत कृषि भवन में विराजे हैं। बहुत बार ये कार्यक्रम में थे आता रहा हो, अनेक प्रकार की जानकारी देता रहा हो और आज जो महत्वपूर्ण जानकारी है भैया, तो इस साल बढ़िया बरखा हुई है राजस्थान में, फिर भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खई है। देखो, राष्ट्रीय स्तर पे कृषि क्षेत्र में जल का जो उपयोग होता है वो सर्वाधिक है। 80% से ज़्यादा, 75 से 80% जल है वो कृषि क्षेत्र में काम में लिया जाता है और उसकी अगर दक्षता अपन बढ़ा देते हैं तो दूसरे क्षेत्र में भी या कृषि क्षेत्र में भी अपन बहुत एरिया कवर कर सकते हैं या आगामी कई वर्षों तक हम खेती को सिंचित कर सकते हैं। इसी अवधारणा के साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करी गई थी, जो कि गत वर्ष से इसका नाम चेंज करके पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल कर दिया गया है और इसका जो अम्ब्रेला है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसको ले आया गया है, जिसके साथ कई सारी योजनाएं एक साथ काम करें। तो मूल उद्देश्य पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि इसका शब्द से ही ऐसा लगा है प्रति बूंद। यहाँ अपन बहुत सारे जल की बात नहीं करते, एक एक बूंद को सहेजना और एक एक बूंद का उपयोग ऐसे लेना कि अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और प्रति बूंद हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। ये इसमें मूल अवधारणा है। अब ये कैसे ले में बहुत सारी तकनीक हैं, उन्नत तकनीक हैं, उनको अपनाई जाकर हम हर एक बूंद का सदुपयोग करें और ख़ास करके
राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम निश्चित रूप से जल सीमित संसाधन वाले राज्य हैं। यहाँ पर जल संसाधन सीमित है और जो सतही जल है और बरसात भी पूरे देश से हम तुलना करते हैं कम है, तो एवरेज है, औसत है, वो राजस्थान में कम है। और पश्चिमी जिलों में या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें तो बहुत ही कम अनुपात है बरसात का। तो इस लिहाज से भी हमारे लिए सदियों से ही जल का हम उपयोग या सदुपयोग बहुत कायदे से करते आए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब विज्ञान आ गया है तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक एक बूंद का सदुपयोग करें और आने वाले समय में आगे की पीढ़ियां भी इस जल को कायदे से काम में ले सकें। इसलिए ज़रूरी भी है कि इस योजना के तहत या इस योजना में जो तकनीक सुझाई गई है उसका फ़ायदा लिया जाए। इमर राजेंद्र जी बात है खेरिया का भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, भाई मैं तो यही समझ रहा हूँ मतलब एक योजना है, तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? पर ड्रॉप मोर क्रॉप है या प्रतिबूंद अधिक फसल, ये योजना है। इसमें कंपोनेंट हैं अलग अलग। इसमें एक तो इस तरह की उपयोग में आने वाले उपकरण हैं जिससे जल का बहुत अच्छे तरीके से, दक्ष तरीके से उपयोग है, जैसे फवारा, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर। ये ऐसी युक्तियां हैं जिससे जल की दक्षता बढ़ती है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का एक दूसरा कंपोनेंट है जिसमें फार्म पॉन्ड या डिग्गियाँ, इस तरह के भी कार्यक्रम लिए जाते हैं कि जल संग्रहण का काम हो और दूसरी तरफ जब खेत में पानी देते हैं तो उसका दक्ष उपयोग हो। तो मुख्य रूप से जो माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई कंपोनेंट जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राजस्थान प्रदेश में, तो उसके कंपोनेंट हैं फवारा, ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर। ये मुख्य रूप से इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें किसान इसको उपयोग करके जल की दक्षता अपने खेत में बढ़ा सकते हैं या कम जल से बहुत बड़ा एरिया अपन कवर कर सकते हैं। जी, तो अब बार जो सारी जो बातें करी स्प्रिंकलर और बूंद बूंद सिंचाई, फार्म पॉन्ड, तो ये जो तमाम योजनाएं हैं या जो उपकरण हैं, यहाँ को फ़ायदो क्या अपने भाई बहन ले सके है, यहाँ पर कई अनुदान है और कौन कौन सा कागज पत्रों की जरूरत हो रहा है, आवेदन कटा करे? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं सारे किसान साथी जो आपके माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कृषि उद्यानिकी और कृषि विपणन, इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो एकीकृत एक पोर्टल है हमारा कृषि विभाग का, जिसको राज किसान साथी पोर्टल बोलते हैं। तो राज किसान साथी पोर्टल में कृषि उद्यानिकी या कृषि विपणन की सारी योजनाएं हैं। कोई भी काश्तकार राज किसान साथी पोर्टल पे जाते हैं और विभाग उद्यानिकी या कृषि जैसे भी उसको क्लिक करते हैं, उसमें जितनी योजनाएं हैं वो सारी ड्रॉप डाउन में दिख जाती हैं। कौन सी योजना लेनी है उसकी थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण भी है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं सारे काश्तकारों को ये भी बताना चाहता हूँ, राज किसान पोर्टल में आप सारी योजनाएं देखें और आपके काम की योजना जो भी है उसको क्लिक करें। अब मैं बात इस पर आता हूँ कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप में या स्प्रिंकलर या ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर में फ़ायदा कैसे लें, उसके लिए भी यही पोर्टल है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ता है, कोई कागज़ किसी कार्यालय में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जनाधार होना चाहिए। जनाधार का नंबर जो ही देंगे तो आपकी काफ़ी सूचनाएं हैं ये अपने आप कैप्चर कर लेता है राज किसान पोर्टल। यानी कि आपका गांव क्या नाम है, क्या गांव है, क्या उम्र है, कहाँ कौन से जगह आपका खेत है, ये सारी चीज़ें उसमें कैप्चर हो जाती हैं। कुछ जो एडिशनल आपको अपलोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो है एक तो भूस्वामित्व, आपकी ज़मीन का भूस्वामित्व है या कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे भी ली हुई है आपकी, तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई मैं इसमें खेती कर रहा हूँ। दूसरा, आपके पास चूँकि सूक्ष्म सिंचाई आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जल का स्रोत होना चाहिए। तो जल स्रोत के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे बिजली का बिल है या सोलर से कनेक्शन है या इस तरह का। और तीसरी चीज़, अगर ड्रिप में किसान एप्लीकेशन देते हैं तो उनको मिट्टी पानी परीक्षण रिपोर्ट है, ये आपको अपलोड करनी पड़ती है। फिर एक इसमें जो विशेष बात है कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, निर्माता हैं, वो फर्में करीब 200 से ज़्यादा फर्में राजस्थान में पंजीकृत हैं। तो किसान को पंजीकृत फर्म से ही संयंत्र खरीदना है। तो
उसमें भी पूरी लिस्ट आती है किसान के सामने। किसान की मर्जी है उसका चयन करने का, भी किस फर्म में मैं क्रय करूँगा। तो क्रय करने की सोचने से पहले 5 जनों से 7 जनों से किसान साथी ये पता कर लें कि आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या कौन सा उत्पाद दे रहे हैं, उसकी कितनी साल तक आप जो विक्रय पश्चात सेवाएं देंगे, तो और रेट्स वगैरह भी पूरा मोल भाव कर लेना चाहिए, जिससे 5 जनों से बात करेंगे तो किसान को अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से लेना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और आपके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हीं से आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा ये रहेगा कि आज से 2 साल 3 साल बाद में भी कोई ज़रूरत 5 साल बाद में पड़ेगी तो आपके पास वो रहेंगे। तो आपको चयन करना है कौन सा ब्रांड आपको लेना है, और एप्लीकेशन लगाते वक्त जिसका ख़रीदना उसको आपको क्लिक करना है कि इससे मैं ख़रीदूँगा, और उसका कोटेशन भी लगाया जाना है। ये आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो उसके बाद में प्रोसेस चालू हो जाता है डिपार्टमेंट में। आपकी एप्लीकेशन देख लेंगे, आपकी पात्रता देख लेंगे, पात्र आप हैं तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही आपको अगले 30 दिन के अंदर अंदर संयंत्र लगवाया जाना है जी। संयंत्र लगवा लिया तो उसके बाद में विभाग द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, भौतिक सत्यापन किया जाता है, और भौतिक सत्यापन के बाद में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है, और उसके बाद में ऑनलाइन ही किसान के खाते में इसका अनुदान चला जाता है। फव्वारे के मामले में 100% अनुदान किसान के खाते में जाएगा। ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर के मामले में अगर किसान खुद परचेज पूरा पैसा दे के करते हैं तो किसान के खाते में जाएगा, या किसान ये ऑथराइज कर दें कि मैं सिर्फ किसान इस राशि दूँगा, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सप्लायर द्वारा या आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाना है, तो वो ऑथराइज कर सकता है कि अनुदान का भुगतान उनको दिया जा सकता सीधा है, उनका खाता में भी जा तो सकता ये मोटे रूप से प्रक्रिया है इस योजना की तरह का वो अगर किसान लाभ लेना चाहते हैं। एक राजेंद्र जी महत्वपूर्ण सवाल माँ के किसान भाई बहना के मन में भी उठ रही हो, हमारे मन में भी आ रही है कि जो तमाम तरह की योजनाएं हैं तो कहीं एक किसान एक से ज़्यादा योजनाओं को लाभ ले सके है, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक किसान एक ही योजना को एक से ज़्यादा बार उपयोग कर सके। बिल्कुल, ये चीज़ किसानों के ध्यान में आनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग युक्तियाँ काम आती हैं, जैसे अच्छी सब्जी का उत्पादन लेना है या फल उत्पादन लेना है, ग्रीन हाउस सेडनेट हाउस हैं, तो इस तरह की जितनी भी फसलें हैं और नवीन फसलें हैं, कैश फसलें हैं, उसमें जनरली किसान है वो ड्रिप इरिगेशन लगाता है। लेकिन मान लीजिएगा पारंपरिक फसलें भी कुछ एरिया में ले रहे हैं, बाजरा लिया है, चना लिया है, सरसों ली है, तो ऐसी फसलों में या तो फव्वारा लगाते हैं या मिनी स्प्रिंकलर लगाते हैं। तो हो सकता है किसान के कुछ फार्म के एरिया में मिनी स्प्रिंकलर की ज़रूरत है, कुछ एरिया में स्प्रिंकलर की ज़रूरत है और कुछ एरिया में ड्रिप की ज़रूरत है। तो अलग अलग कंपोनेंट भी एक किसान एक टाइम में ले सकते हैं। दूसरी बात, कितने वक्त तक, तो वैसे तो ये संयंत्र अगर आपने रखी अच्छी तो 7-8 साल से लेके 12-13 साल तक ये संयंत्र चलते हैं अच्छे से। लेकिन भारत सरकार ने एक व्यवस्था करी हुई है कि अभी संयंत्र ले लिया और 7 साल तक आपने चला लिया, उसके बाद में पुनः आप आवेदन के हकदार हो जाते हैं। तो पुनः आप नया संयंत्र लेना चाहते हैं तो क्योंकि नए की थोड़ी एफिशिएंसी या दक्षता भी ज़्यादा होती है, तो उसका प्रावधान भी किसान के लिए है। तो 7 साल बाद में या 8 साल बाद में 9 साल बाद में जब भी आपको यूँ लगे कि मेरा पुराना संयंत्र है उसकी दक्षता ठीक नहीं है, तो वो नया संयंत्र अनुदान पे फिर ले सकता है। हाँ, और एक ही जो मतलब एक ही समय पर एक से ज़्यादा आवेदन भी किसान भाई कर आवेदन सकते कर हैं। अगर मान लो कोई अलग अलग संयंत्रों के आवेदन, हाँ, फार्म पॉन्ड भी बनाना है और अगर स्प्रिंकलर भी लेना है तो एक साथ। हाँ, बिल्कुल। किसान मैंने बताया राज किसान साथी पोर्टल पे फार्म पॉन्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ फव्वारा की, हालांकि उनके एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं, तो मोटे रूप से डॉक्यूमेंट यही हैं, या सोलर के लिए अप्लाई करना है या ग्रीन हाउस के लिए अप्लाई करना है या लो टनल के लिए अप्लाई करना है, सबकी एप्लीकेशन राज किसान पे एक दिन बैठे आप खुद कर सकते हैं। तो अपने लैपटॉप से
या कंप्यूटर से कर सकते हैं, नहीं तो ई मित्र आपके पास हैं, ई मित्र पे जाइए, हमें ये 5 योजनाएं हैं, इनमें हमें अप्लाई करना है या आवेदन करना है, तो तुरंत वहाँ पर एक साथ ही हो जाएगा सबका। अच्छा, एक फर्टिगेशन और ऑटोमेशन, ये दो जो है शब्दावली बहुत किसान भाई बहना के सामने आवे है, तो ये तकनीक खई है और राजस्थान का संदर्भ में ये तकनीक कतरी कारगर है? देखिएगा किसान साथियों, समय बदल रहा है और विज्ञान का अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसी हिसाब से हमें ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब क्योंकि आज से 15-20 साल पहले ड्रिप के बारे में या बूंद बूंद सिंचाई के बारे में भी हम ज़्यादा अभिज्ञ नहीं थे, लेकिन आज हर काश्तकार, हर ज़िले में, हर पंचायत समिति में, हर गांव में बहुत सारे काश्तकार इन उन्नत तकनीक को उपयोग में लेने लगे। लेकिन इससे अगली कड़ी की जो उन्नत तकनीक है वो है ऑटोमेशन और फर्टिगेशन। जनरली जैसे ड्रिप आप लोग काम में लेते हैं तो उसमें ये निश्चित होता है कौन सी फसल की कौन सी अवस्था है और कौन सा सीजन है, तो कितनी देर तक ड्रिप चलेगा, 15 मिनट चलेगा या आधे घंटा चलेगा या 1.5 घंटे चलना है, ये निश्चित होता है। हर फसल की एक जल मांग होती है उसके अनुसार। तो जनरली एक आम व्यवस्था क्या है, बिजली आई, अपने बटन दबा दिया, ड्रिप चल रही है। अब हालांकि काश्तकार भी आज के दिन ये जानते हैं कि लगातार पानी ज़्यादा निकालेंगे तो नुकसान होगा, अपना मान लीजिएगा भूजल है तो वो भी कम होगा या सतही जल है तो भी कम होगा, लेकिन फिर भी कहीं दूसरी जगह चले गए या ध्यान नहीं रहा तो वो लगातार 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बिजली आई, लगातार चलता रहा सिस्टम। यानी कि चलना था आधे घंटे और 6 घंटे चल गया, तो अनावश्यक हमारा जल है उसका एक तरह से मैं कहूँगा दुरुपयोग हो गया और वो रोकना ही रोकना है। तो जब भी मानवीय तरीके से अपन चीज़ों को हैंडल करते हैं तो उसमें ये त्रुटियाँ, ये गलतियाँ होने की ज़रूरत रहती है। या फिर कई बार ये भी सोच लेते चल तो रही है, अपने कौन सा जोर आ रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ दूर करने के लिए ऑटोमेशन एक ऐसी तकनीक है, इसमें कंट्रोलर लगा के और आपके टाइम फिक्स हो जाता है, भी प्रतिदिन आधे घंटे चलना है तो वो सिस्टम को आपका मोटर भी ऑन कर देगा, आधा घंटा चल जाएगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। आपका एरिया लंबा चौड़ा है तो पहले वाल में आधे घंटे चल गया, दूसरे में चल गया, तीसरे में चल गया, बीच में लाइट चली गई और आधे घंटे की बजाय 15 मिनट चला, लाइट आई तो वापस चालू होगा, 15 मिनट चलेगा, मतलब टाइमर सेट हो जाएगा। हाँ, टाइमर सेट। पहली एक साधारण सी बात तो ऑटोमेशन की ये है जी। लेकिन उससे अगली बात अगर करें तो हम सिंचाई जल के साथ साथ पोषक तत्व भी देते हैं जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिगेशन में फर्टिलाइजर्स या उर्वरक काम में आते हैं वो 100% जल घुलनशील उर्वरक होते हैं, तो इनका उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और सीधे ये जड़ क्षेत्र में जाते हैं पानी की सिंचाई जल के साथ साथ में। तो यहाँ भी दक्षता, जैसे अपन पारंपरिक तरीके जिसमें यूरिया छिड़क दी या फर्टिलाइजर्स DAP वगैरह वो भी छिड़क दिया या बुआई भी कर दी, वहाँ पर 15% से लेकर 40% के आसपास दक्षता रहती है, एफिशिएंसी रहती है, यानी कि बाकी का एक तरह से लॉसेज में चले जाते हैं। इस केस में सीधा जड़ क्षेत्र में और पूर्ण घुलनशील है, अगर pH सही है तो 80-90% से ज़्यादा तक भी दक्षता उर्वरकों की पहुंच जाती है। और आज पानी दिया है और पानी के साथ उर्वरक चले गए, पोषक तत्व चले गए, आज ही पौधे को मिलने चालू हो जाते हैं, दूसरे दिन ही असर इसमें चालू हो जाता है। तो एक तो दक्षता बढ़ती है फर्टिलाइज़र की, और दूसरी चीज़ जो ऑटोमेशन सिस्टम बता रहा था उसमें इसकी भी व्यवस्था होती है कि कितना फर्टिलाइज़र यानी कितने पोषक तत्व देने हैं, उसका भी पूरा का पूरी व्यवस्था उसमें होती है। तो अपने आप ही आपको तो टैंक में वो फर्टिलाइज़र घोल के डालने हैं, फिर जो सॉफ्टवेयर में फीडिंग किया हुआ है वो अपने आप ही 1 महीने का किया हुआ है, 15 दिन का किया हुआ है, पूरी साल का किया हुआ है, तो उस हिसाब से सिस्टम में लगते रहेंगे। यानी कि आपके मानव श्रम की बचत होगी। और जो प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एकदम जितनी चीज़ चाहिए उतनी देनी है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, तो वो जो परिकल्पना है वो भी ऑटोमेशन के माध्यम से पूरी हो सकती है। आज का टाइम, अभी राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दे के ऑटोमेशन का प्रोग्राम चलाया है और अभी सारे जितने काश्तकार इसमें अगर इच्छुक हैं तो मेरा तो ये कहना है कि आज ही
आपको फर्टिगेशन के लिए और ऑटोमेशन के लिए दोनों में राज्य सरकार द्वारा 75% अनुदान है, जो किसी मेरे ख्याल से किसी राज्य में इतने वृहत स्तर पे इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं लिया हुआ है। तो किसानों को तुरंत इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और इस योजना का फ़ायदा इसी वित्तीय वर्ष में लेना चाहिए। अभी रबी की क्रॉप है, आने वाली फिर जायद की क्रॉप है, इन दोनों में ही अभी से फ़ायदा शुरू कर देना चाहिए। राजेंद्र जी, बाहर की जो बातचीत आप करी, हाँ वो मैं यही मान चलना कि भाई पानी की कमी है, पानी की जरा उपलब्धता कम है। बहुत सारा इलाका, बहुत सारा क्षेत्र शान का है जहाँ पानी की प्रचुरता है, पर्याप्त है। चंबल के आसपास का इलाका है, काली सिंध का आसपास का इलाका है। वे किसान भाई कहे कि मान ये तकनीकों को कहीं फ़ायदो मान मैं क्यों जावा यहाँ सब में। ये बहुत ज़ोरदार बात आपने पूछी है और ये हर किसान के दिमाग में भी ये बात रहती है कि पानी खूब है और एक पहले का माइंड सेट बना हुआ है कि खेत में पानी भरेगा वही सिंचाई है। जबकि वस्तुतः पहले तो मैं सब काश्तकार साथियों से बात ये करना चाहता हूँ कि सिंचाई का मतलब पानी भरना नहीं होता। सिंचाई का मतलब ये है कि जड़ क्षेत्र में एक निश्चित जल की मांग होती है, हर पौधे की निश्चित है। इस अवस्था में प्रतिदिन इतनी होगी, इस अवस्था में इतनी होगी और जब पूरा पेड़ बन जाएगा तो इतनी होगी। साथ में सीजन कौन सा है, गर्मियों में ज़्यादा होगी, बरसात के टाइम में कम होगी, सर्दियों में भी कम होगी। तो ये निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ कि जल मांग के अनुसार उसके जड़ क्षेत्र में ऑलरेडी जितना पानी है उसके अलावा और कितना चाहिए वो पानी हमें देना है, तो उसकी जल मांग पूरी हो जाएगी। जल प्रबंधन ये कहता है कि आपने पानी कम दिया जल मांग से या पानी ज़्यादा दिया, दोनों ही स्थितियाँ गलत हैं। दोनों स्थितियों में पौधे की स्वास्थ्य पर और आपके उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता है, इस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए न ज़्यादा न कम। आपके पास प्रचुर पानी है, ठीक है, अगली पीढ़ियों के काम आएगा, आपके नहीं तो पड़ोसियों के काम आएगा, किसी के भी काम आएगा। लेकिन उसको आपकी ज़मीन ज़्यादा पानी देने से आपकी ज़मीन भी खराब होगी, ज़्यादा पानी देने से आपकी फसल भी खराब होगी। तो दोनों स्थितियों से सिर्फ आपके पास उपलब्धता है डाल दो, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकालनी है। जितनी ज़रूरत है उतना पानी देना है। इसलिए चंबल क्षेत्र हो चाहे IGNP बांकड़ा का क्षेत्र हो, जहाँ पर ज़्यादा पानी भी है, वहाँ ये युक्तियाँ और ज़्यादा कारगर हैं। और वहाँ तो हर काश्तकार को, क्योंकि वहाँ पर पानी है तो थोड़ी संपन्नता का लेवल भी अच्छा है और ये जो तकनीक अपनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा भी होता है। तो उन काश्तकारों को आगे बढ़ के सबसे पहले इस चीज़ को अपनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत सारी सरकारें ऐसी नीतियाँ भी बनाने लगी हैं कि कैनाल नेटवर्क है, वहाँ तो होना ही प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने को आगे बढ़ के पहले ही अपने को अपनाने की ज़रूरत पड़ जानी चाहिए। काश्तकार को अपना लेना चाहिए, सरकार कोई नीति बनाए उससे पहले, तो वो और ज़्यादा बेहतरीन होगा। ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी सिस्टम है, अगर यहाँ में सोलर पंप सेट को भी आप समन्वय कर लिया या मल्चिंग सेट को भी समन्वय कर लिया तो ये योजना ज़्यादा कारगर हो सके। देखो, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एक तकनीक दूसरी तकनीक सबका एक जगह समावेश, एक फार्म पर समावेश करना, इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती। एक दूसरी का सहक्रियाशीलता या सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं। एक रेख फिर दो नहीं होके एक रेख 11 होते हैं। यानी कि आपने फार्म पॉन्ड भी बनाया है, उसी खेत में आपने सोलर पंप भी लगा दिया माइक्रो इरिगेशन के लिए, माइक्रो इरिगेशन में आपने ड्रिप भी लगा दी, उसके बाद में आपने फर्टिगेशन ऑटोमेशन भी ले लिया, आपने मल्चिंग पूरी तरह से पानी, बहुत ज़्यादा पानी उड़ जाता है, उसको रोकती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ाती है। तो तकनीक जितनी हैं आधुनिक अभी, उन सब को अगर आप समावेशित करते हो आपके फार्म पे, तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़नी है और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो आपके फार्म की इनकम भी बढ़ेगी। और ये जितनी भी तकनीक हैं ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत उसको कम करने वाली है। हमेशा आपकी लेबर की कॉस्ट कम होगी, आपके आदान की कॉस्ट कम होगी और आपका बहुत सारा टाइम इधर उधर की चीज़ों से बचेगा। तो जितनी तकनीक आधुनिक है वो जितनी अपने फार्म पर उतार सकें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, और मैं तो ये कहूँगा कि सामर्थ्य होना ही चाहिए, नई तकनीक है वो आपके फार्म पे उतारने से,
तो इसका मल्टीपल कई तरह के एक साथ फायदे होने वाले हैं और अल्टीमेटली उसका फार्म की इनकम पे, आय पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जोर भी इस बात है कि हर फार्म की आय बढ़नी चाहिए, तो उसमें तकनीक का समावेश होना आवश्यक है। तो ये जो सिंचाई संयंत्र है या ना खरीदती वक्त और काम लेती वक्त कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? खरीदती वक्त तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कम से कम 5 जनों से आपको बात करनी है। जो सप्लाई कर रहे हैं आपके एरिया में, डीलर्स हैं या निर्माता हैं या आपूर्तिकर्ता हैं, 5 जनों से बात करोगे, भाई मेरे को ड्रिप सिस्टम लेना है 2 हेक्टेयर में, बताओ आप क्या क्या चीज़ लगाओगे, किस तरह की डिज़ाइन है। डिज़ाइन पे अब काश्तकारों को बात करनी चाहिए कि मेरा खेत में पाइप किधर से ले जाओगे और लेटरल्स किधर से बिछेंगी, मेरे को सब्जी या फल उत्पादन किस रूप में करना है और टाइम टू टाइम उसमें ये चीज़ भी दोगे क्या। तो पहली बात 5 जनों से बात करेंगे, उनसे मोल भाव भी करना है और उसके बाद में सेलेक्ट करना है कि मेरे को इससे क्रय करना है। अब बात आती है लगाने के बाद में रख रखाव की। रख रखाव में चाहे स्प्रिंकलर हो, स्प्रिंकलर में जनरली नुकसान होता है, एक तो आपकी रिंग आती है जिसमें लीकेज के चांस रहते हैं, तो ज़्यादा मिट्टी आती है तो कट जाती है, तो टाइम टू टाइम उसको बदलनी चाहिए जिससे पानी का नुकसान नहीं हो। लेकिन ड्रिप में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रिप में आपकी हेड कंट्रोल होती है, उसमें फिल्टर्स होते हैं, कुछ वाल कंट्रोल वाल वगैरह होते हैं। तो फिल्टर्स में विशेष बात ये ध्यान रखने की है कि टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना जरूरी होता है। जी। अगर समय पर क्लीन नहीं किया तो आपका जो बैक प्रेशर है उससे पीछे का सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, या कायदे से साफ़ नहीं किया या आपकी आगे चले गए मिट्टी के कण या दूसरी चीज़ें, तो आपको ड्रिप को चौक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तो हालांकि ऑटोमेटेड फिल्टर्स भी आने लग गए, तो ऑटोमेटेड फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिल्टर्स का विशेष ध्यान रखना, जितने भी ड्रिप वगैरह है वो टाइम पर चल रहे हैं नहीं, ये ध्यान रखना। और कोई मोटी परेशानी आ जाए तो संयंत्र आपूर्तिकर्ता से बात करके उसको तुरंत ठीक करवाना जरूरी है। ये मोटी मोटी बात ध्यान रखने की है। राजेंद्र जी, आप मगा कार्यक्रम में पधारा, बहुत चोखी, बहुत उपयोगी और बहुत रोचक तरीका से आप जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम चौपाल रो बखत अठई पूरो हो रहा, दर्शकों से लेवा इजाजत। राम राम। राम राम साहब। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।